तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो हमारा टॉपिक चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक बार फटाफट इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि इसे जनरल फॉर्म आपने क्या बताई थी, है ना बेटा? तो जनरल फॉर्म क्या आई थी, बोलो जरा सर। F इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन डी टी प्लस क्या है साथ में सर V डी एम अपॉन डी टी। ये क्या है बेटा? हमारे न्यूटन की सेकेंड लॉ की जनरल फॉर्म है एक, और इसी इक्वेशन से हम काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। इसमें दो कंडीशन लगती है, क्या क्या सर? अगर मास कांस्टेंट है तो कौन सा टर्म जीरो होगा, बोलो उसमें से। अगर मास कांस्टेंट है तो कौन सा टर्म जीरो होगा सर? डी एम बाई डी टी जीरो होगा। क्यों जीरो किया सर? मास में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। मास में जब चेंज नहीं आएगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? मास चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका होगा? जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चीज़ चेंज होती है किसी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको दो कंडीशन बताई थी, क्या? इफ m इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू क्या आई थी? m dv बाय dt, और इसको क्या लिखा था हमने? dv बाई dt क्या होता है सर? ma होता है। m अगर कांस्टेंट हो तो, क्योंकि dm बाई dt क्या हो जाता है सर इस केस में? dm बाई dt क्या होता है इस केस में, बोलो? जीरो होता है। dm बाई dt जीरो होता है, ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। क्या बचेगा था हमारे पास? m dv बाई dt विच इज इक्वल्स टू ma। ये हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, 98% केस में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। कितने परसेंट? 98% हम कंडीशंस में इस वाली इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। 2% जो होता है, बहुत कम बेसिकली क्वेश्चन देखे जाते हैं किस पे बेस? जब क्या चीज कांस्टेंट हो, बोलो? वेलोसिटी अगर क्या कर दी आपने? कांस्टेंट कर दी, तो इस केस में क्या होगा सर? मास वेरिएबल हो जाएगा। तो सर क्या चीज जीरो होगी, बोलो? डीवी बाय dt जीरो होगा सर। क्या जीरो होगा? डीवी बाय dt जीरो होगा। और डीवी बाय dt जीरो होने से आपके पास f इक्वल्स टू क्या जाएगा? ये dv बाई dt क्या हो जाएगा? जीरो। तो m इंटू जीरो प्लस v dm बाय dt। तो m इंटू जीरो जीरो, क्या बचा आपके पास? v dm बाय dt। ये कब यूज करेंगे सर? जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लिख लेते हैं, और जो चेंज हो रहा है उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो क्या किया, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखा हमने, और जो चीज़ चेंज हो रही है उसको डिफरेंशिएट किया। तो f इक्वल्स टू आ गया m dv बाई dt, और f इक्वल्स टू आ गया v dm बाय dt। ये कहाँ यूज होता है बताया मैंने आपको? कन्वेयर्स बेल्ट में या फिर रॉकेट प्रोपल्शन में यूज करते हैं। और ये सारी कंडीशन हम डेली लाइफ में देखते हैं, क्योंकि जनरली ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? अभी इस पेन को मैं जितनी तेजी से फेंकता जाऊंगा, क्या इसका मास चेंज होगा? क्या तो क्या चीज़ चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। क्या चीज़ चेंज होगी बेटा? वेलोसिटी चेंज होगी, और उसकी वजह से फोर्स में क्या आएगा? चेंज आएगा। फोर्स चेंज करनी पड़ेगी अगर मेरे को उसकी वेलोसिटी को क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस की। तो बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है जो जनरली आप डेली लाइफ में देखते हैं। तो अभी लेटेस्ट आपने टेस्ट मैच देखा होगा, इंडिया और इंग्लैंड का। हम 2-1 से आगे थे, लेकिन लास्ट में कोविड हो गया। किसको? रवि शास्त्री को, और एक सपोर्ट स्टाफ को भी एक कोविड हो गया। इसकी वजह से मैच क्या हो गया? फाइनल वाला कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट ईयर होगा वो मैच, देखते हैं क्या होता है। तो जब भी क्रिकेटर कैच करता है, क्या करता है बोलो? वेरी गुड, कैच करता है तो अपने हाथों को किधर लेके जाता है? आगे या पीछे? पीछे लेके जाता है। रीजन बताओ फटाफट। मोमेंटम धीरे धीरे कम हो। वेरी गुड। तो वाइल द कैचिंग अ बॉल अ क्रिकेटर लोअर इट्स हैंड्स, अपने हाथों को पीछे लेके जाता है। अगर अपने हाथों को यहाँ टाइट करके रखेगा तो क्या होगा सर? देखिए, बॉल आती जाएगी। बॉल का जो मोमेंटम होगा बहुत कम टाइम में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पर? उसके हाथ पे। बहुत कम टाइम में मोमेंटम जीरो हो जाएगा। जब कम टाइम में मोमेंटम जीरो होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। देखिए F इक्वल्स टू क्या है? dp बाय dt। अब आपने इस मोमेंटम को जो जीरो किया है वो बहुत कम समय में जीरो किया है। टाइम बहुत कम है, तो फोर्स बहुत ज्यादा है। इस दोनों के बीच में रिलेशन चेक करो, F और dt के बीच में इनवर्स रिलेशन है। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी? कम होगी। टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आप अपने हाथों को ऐसे रखेंगे स्ट्रेट, तो क्या होगा सर? जो मोमेंटम है जीरो होगा वो बहुत कम टाइम में जीरो हो जाएगा, और आपके हाथ इंजर्ड हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं सर? अपने हाथों को
पीछे लेके आते हैं। पीछे लेने आने से क्या हुआ सर, जो मोमेंटम जीरो करने का टाइम है उसको बढ़ा दिया आपने, और जब टाइम आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया फोर्स क्या होगी सर, कम होगी। दूसरी चीज, अगर आप हाथों को ऐसे रखेंगे तो बॉल टप्पा खा के हाथ से निकल भी सकती है, हाथ से निकल भी सकती है, तो कैच भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर, फील्डर जो है वो प्रॉपर कैच नहीं ले पाएगा और सामने वाला जो बैट्समैन है वो आउट नहीं होगा। इसलिए हम अपने हाथों को, देखा होगा आपने, जनरली इतने ही फील्डर्स होते हैं हाथों को पीछे लेके आते हैं। समझ में आ रही बात? तो एक एप्लीकेशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या हो गई, मैं कहता हूँ आप यहाँ सीमेंटेड जो अभी ये जो टाइल्स लगी है, यहाँ पर कोटा स्टोन जो भी लगा हुआ है, इस पर डायरेक्ट कूदो ऊपर से आप, और फिर मैंने यहाँ पे एक क्या बिछा दिया, एक कुशन टाइप का, या फिर एक मैंने यहाँ पे गद्दा बिछा दिया, सपोज करो। अब उस पर कूदो आप, तब क्या होगा, किसमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं? डायरेक्ट कूदेंगे तब, या फिर आप किसी कुशन को बिछाने के बाद, या फिर किसी बेसिकली गद्दे बिछाने के बाद आपको हर्ट होगा? बताओ। डायरेक्ट होगा। क्यों होगा सर? सर कुशन सॉफ्ट होगा, तो जब मोमेंटम चेंज हो रहा होगा तो उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा चेंज होने का। टाइम मिल जाएगा सर, क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगी। डायरेक्ट कूदेंगे सर, मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं मिलेगा तो सर फोर्स, तो हाथ पे टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक सीमेंटेड फ्लोर पे कूदें और एक सैंड वाले फ्लोर पे कूदें आप, जहाँ पे मिट्टी है या सैंड है, तो उसमें आपकी चोट कम लगेगी। एक आपको मैं लेदर की बॉल फेंक के मारूँ, ठीक है, और एक आपको कॉस्को की या अलग दूसरी बॉल फेंक के मारूँ, किसमें आपके हाथ पे टूटने के चांस ज़्यादा हैं? क्योंकि सर वो हार्ड है, हार्ड होगी तो मोमेंटम पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। कॉस्को की बॉल होगी थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा अपना मोमेंटम जीरो करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको हर्ट भी कम होगा। समझ में? हर्ट तो होगा, कॉस्को की बॉल भी अच्छी खासी भारी होती है, बट लेदर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो समझ में आ रही बात? तो ये सारी एप्लीकेशन किसकी थी? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। क्या होती है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सर जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल पी बाय डेल टी के, या फिर डी पी बाय डी टी के। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करें जिसका नाम है इम्पल्स। ये भी एक नया कंसेप्ट है फोर्स के इम्पैक्ट को बताने का, फोर्स के इम्पैक्ट को बताने का। टॉपिक का नाम लिखें इम्पल्स। टॉपिक का नाम है इम्पल्स। यहाँ पे मैं आपको इम्पल्स के काफ़ी सारे फॉर्मूले बताने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ कर पाएंगे। तो इम्पल्स क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इम्पल्स? क्या समझते हैं इम्पल्स से आप? ये सर रोहित शर्मा ने शॉट मारा, बॉल को जब इसने बैट से फोर्स लगाई, कितने टाइम के लिए लगाई होगी फोर्स? कितने टाइम के लिए फोर्स लगाई? किया बहुत सारे टाइम के लिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, सेकंड में लगती है ना फोर्स। तो ये बॉल आई और हिट किया, हार्डली 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम, है ना। लेकिन बॉल ग्राउंड के स्टेडियम पार, तो क्या हुआ सर? टाइम बहुत कम लगाया, लेकिन फोर्स का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा था। तो कितने टाइम में कितनी फोर्स लग पा रही है, कितने टाइम में कितनी फोर्स लग पा रही है, उसका इम्पैक्ट कितना है, उसको बताने के लिए क्या टर्म है हमारे पास? इम्पल्स है। द फोर्स विच एक्ट ऑन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो बहुत कम समय के लिए फोर्स लगाई जाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, उसको हम कह सकते हैं इम्पल्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फोर्स विच इम्पैक्ट या विच एक्ट ऑन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? द फोर्स विच एक्ट ऑन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। सिंपल क्या होता है इसका? आई होता है। क्या होता है सिंपल? सिंबल क्या होता है इसका? आई। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा मैंने, एफ मतलब यहाँ पे फोर्स है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? टाइम से। जब आप सिंपली फोर्स इंटू टाइम लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो फोर्स होगी ये कैसी फोर्स होगी? कांस्टेंट फोर्स होगी। कौन सी फोर्स होगी? कांस्टेंट फोर्स। एफ इंटू टी से आपको इम्पल्स मिलेगा, बट ध्यान रखना सिंपली जब एफ इंटू टी करेंगे तो उस फोर्स को क्या लेंगे आप? कांस्टेंट फोर्स लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? बोलो इम्पल्स की। सर इम्पल्स की यूनिट आ जाएगी न्यूटन सेकेंड। क्या आ जाएगी बेटा? बोलो न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। सर न्यूटन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन का फॉर्मूला क्या? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। एक सेकेंड, सेकेंड गया, क्या बचा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किसकी यूनिट आ गई है?
इम्पल्स की आ गई, किसकी यूनिट आ गई, एक और यूनिट आ गई। कैसे आया सर ये फॉर्मूला, सर न्यूटन क्या होता है, एफ की वैल्यू कितनी होती है सर, एम इंटू ए, मास की यूनिट क्या होती है सर, किलोग्राम, एसएसएन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में नहीं आएगा, इंटू ऐसे चल रहा है, प्लस में आएगा बेटा, किसमें आएगा, प्लस में, क्यों आएगा देखो ज़रा सर, एम क्या है केजी, एसएसएन क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू एस की पावर कितनी है, अच्छा अपॉन में आएगा सॉरी, -2 + 1 कितना आएगा, -2 + 1 कितना आएगा, -1 आएगा, तो क्या ये वापस यूनिट यही आएगी आपकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट आएगी बेटा आपकी, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किसकी यूनिट आ गई बेटा, ये इम्पल्स की। अब याद करो ये यूनिट किसकी बताई थी मैंने, ये यूनिट किसकी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सोचो जरा, अभी बताया मैंने जस्ट, मोमेंटम, सर मोमेंटम का यूनिट क्या बताया था आपने, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट हो गई और ये मास की यूनिट हो गई, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम, इट ऑल्सो द यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की भी यूनिट यही होती है, जो यूनिट किसकी, मोमेंटम की होती है, वही यूनिट किसकी होती है, इम्पल्स की होती है, ध्यान रखनी है आपको, ये चीज़ समझ में आ गई बात। अभी बताऊंगा कि यहाँ पे ये इम्पल्स की यूनिट क्यों बन के आ रही है, मोमेंटम की यूनिट कैसे निकल के आ रही है, इसका मतलब सर इस इम्पल्स को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, मोमेंटम के इक्वल रख सकते हैं, कैसे अभी देखते हैं। तो अभी तो एक ये फॉर्मूला याद रखना आपको, बेसिक फॉर्मूला, जब फोर्स कांस्टेंट हो तब सीधा क्या कर दो, एफ इंटू टाइम, जो टाइम इंटरवल है, छोटा सा जो टाइम इंटरवल है उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, इम्पल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने थोड़े समय के लिए बढ़ा दी फोर्स, एवरेज फोर्स ले लें, अगर हम क्या ले लें, एवरेज फोर्स, तब हम लिख सकते हैं इसको, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पे I = एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। अब टाइम थोड़ा सा क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया, तो डेल टी एक थोड़ा सा छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया आपने, तो यहाँ पे डेल टी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, वो भी कमी है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ टाइम का वेरिएशन थोड़ा सा आ रहा है, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जब टाइम बहुत कम होगा तब फोर्स को क्या मान सकते हैं आप, जो आपने फोर्स अप्लाई करी क्या मान सकते हैं, उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो आपने फोर्स बोली उसको क्या बोलेंगे, एवरेज फोर्स बोलेंगे, तब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एवरेज फोर्स के लिए ये होगा फॉर्मूला, एवरेज फोर्स के लिए होगा, तो हमारा एवरेज फोर्स के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, कांस्टेंट फोर्स के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल होगी तब क्या करेंगे आप बताइए, फोर्स क्या होगी बेटा, वेरिएबल होगी तब क्या करेंगे बताएं ज़रा। सर वेरिएबल चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, क्या कर सकते हैं, तब हम फोर्स कैसे निकालेंगे सर, I = इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, क्या यूज़ कर सकते हैं, I = इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। जब हमारी फोर्स कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब हम क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन करके क्या निकालेंगे, इम्पल्स निकालेंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे इस टर्म को, तो क्या मिल जाएगी हमको, इम्पल्स मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, इम्पल्स, ठीक है। और F = क्या होता है, मैंने आपको अभी dp/dt बताया था, F क्या बताया था आपको मैंने, dp/dt, तो I किसकी इक्वल हो जाएगा बोलो, dp/dt इंटू dt से dt कैंसिल आउट हो गया, लिमिट आ गई P1 से P2, इनिशियल मोमेंटम P1, फाइनल मोमेंटम P2, dt से dt कट गया, तो I किसकी इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dp, और लिमिट क्या चल रही है हमारी, P1 से P2, लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं सर, P2 - P विच इज इक्वल्स टू क्या हो सकते हैं सर इसको, चेंज इन मोमेंटम। तो सर इम्पल्स का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या इम्पल्स का क्या आ गया फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। कैसे आया सर, I = क्या होता है आपने, एफ डी टी, एफ की वैल्यू कितनी होती है सर, dv/dt, यहाँ पुट कर दी एफ की वैल्यू dp/dt, सर dt से dt क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बचा अपने पास dp को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बोलो, dp को इंटीग्रेट करने से p आता है, क्या आता है, p, और p की लिमिट क्या चल रही है, लोअर लिमिट क्या है P1 और अपर लिमिट क्या है P2, तो हम इस P के अंदर पहले क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट जो कि क्या है P2, फिर इस P के अंदर क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट, वो कितनी है अपने पास P1, तो P2 में से क्या माइनस कर दिया, P1। ये लिमिट को सॉल्व करने का तरीका होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये हो गया P2 - P1 किसके इक्वल, इम्पल्स के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ गया, चेंज इन मोमेंटम। इस थ्योरम को कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहते हैं इसको बोलो, इम्पल्स, क्योंकि सर इम्पल्स किसके इक्वल आ रहा है,
मोमेंटम के इक्वल आ रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ध्यान रखना बेटा आप ये चीज़, ठीक है। तो बताओ कितने फॉर्मूले हो गए टोटल अब हमारे पास? सर पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, और ये तीसरा फॉर्मूला, और एक ये भी फॉर्मूला एफ डी टी। तो 1 2 3 4, एक फॉर्मूला और बच रहा है, एक फॉर्मूला और बच रहा है। क्या बच रहा है वो फॉर्मूला, देखते हैं। देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एफ इंटू टी बताया था। इम्पल्स कैसी क्वांटिटी होगी बोलो पहली बात तो, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर होगी। फोर्स कैसी क्वांटिटी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो इम्पल्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलॉन्ग होगी, फोर्स के अलॉन्ग। और फोर्स की डायरेक्शन किसके अलॉन्ग, एक्सेलरेशन के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग, एक्सेलरेशन किसके अलॉन्ग, वेलोसिटी के अलॉन्ग। वेलोसिटी किसके अलॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग। समझ में आई बात? सारी चीज़ कहाँ से चल रही हैं, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से फोर्स, और फोर्स से इम्पल्स। समझ में आ रही बात? तो सर यहाँ पे देखो इम्पल्स निकालने के लिए फोर्स और टाइम चाहिए हमें। अगर आपको एक ग्राफ दे दिया जाए जिसमें फोर्स हो और क्या हो, टाइम हो, फोर्स और हो टाइम, और बोलता है इम्पल्स निकालो। क्या निकालो, इम्पल्स। कैसे निकालेंगे सर, एरिया निकाल लो उस ग्राफ का। क्या निकालो उस ग्राफ का, एरिया। सर क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सर यहाँ पे ये क्या देगी, इसकी हाइट होगी, और ये क्या होगा सर, बेस होगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया। और ट्राइंगल का एरिया क्या प्रोवाइड करेगा हमको, क्या प्रोवाइड करेगा बोलो, इम्पल्स। तो हमें एक फॉर्मूला और मिल गया, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, बोलो क्या देगा, इम्पल्स देगा। क्या देगा बेटा, इम्पल्स देगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इम्पल्स के कितने सारे फॉर्मूले हो गए, सो आई इक्वल्स टू एफ इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, आई इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू टी। तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, अगर एफ वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। चौथा फॉर्मूला इम्पल्स किसके इक्वल सर, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। और चौथा लास्ट फॉर्मूला एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ भी क्या देगा हमको, इम्पल्स देगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।